देना है, यह भी भारत की रणनीति में शुमार है। बेहतर तरीके से जवाब देना। ब्रिगेडियर थापर, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। चीन का विदेश मंत्रालय इस वक्त यह बयान दे रहा है। किस तरह की कोशिश? ऐसी कोशिश मई से लगभग 41 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार तनाव बढ़ाने का ही काम हमेशा चीन ने किया है। अब तक अगर हम देखें, एक बार पीछे हटा, चूंकि भारत फ्रंट फुट पर खेल रहा था। भारत ने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा कि जो हमारा है वो हमारा है, किसी सूरत में नहीं देंगे किसी को। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये लंबा चलने वाला है। चाइना हमारे इलाके में इतनी जगह पे इकट्ठे, इतनी फोर्स में इसलिए नहीं आया कि पहली बार बातचीत करने से वो विड्रॉ कर लेगा। वो कुछ मुद्दा, कुछ एम लेके आया है, कुछ कॉम्प्रोमाइज के, कहीं पे कुछ सलामी स्लाइसिंग करने के लिए, कहीं पे इशू को, एलएसी को अपनी जो उसकी परसेप्शन है उसका दावा करने के लिए वो आया है। आपको अगर डोकलम याद हो, 75 दिन तक स्टैंड ऑफ चला था। उसके बाद हाई लेवल पे बातचीत, दोनों प्रधानमंत्री मिलके उसका निवारण हुआ था। इसी तरह मुझे लगता है कि ये चलेगा, ये कम से कम 2-3 महीने और चलेगा। दोनों फौजें बैठेंगी। मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि ये लड़ाई नहीं होगी, लेकिन लेवल इसका भी प्रधानमंत्री नहीं तो एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक तो जाएगा। तब जाके इसको इसका कि कोई किसी किस्म का सक्सेस निकलेगी। फौज की बात चलती रहेगी। अगर फौज के बस में होता कि इसको सेटल कर दें तो कब का सेटल हो चुका होता। लेकिन ये सेटल करना नेशनल लेवल पे है, चाइना के भी और इंडिया के भी। आपको पता है, चाइना ने अपने सब नेबर्स के साथ अपनी बाउंड्री फिक्स कर ली है सिवाय इंडिया के। वो करना ही नहीं चाहती, 1960 से नहीं करना चाहती। वो उसका कोई मुद्दा है, प्रेशर में डालना चाहती है हिंदुस्तान को, डाला रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है एशिया में जो उसको कड़ी टक्कर दे सकता है। तो इसलिए उसके साथ उसने रिजॉल्व नहीं किया इशू बाउंड्री। कितने बार हम बातचीत कर चुके हैं लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है लंबी चलेगी और लेवल इसका रेज होगा फाइनली, वेदर फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर विद प्रीमियर। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि ये लेवल की एक समिट होगी। ठीक है, बातचीत लंबी चलेगी, ये मामला लंबा खिंचेगा। आप ब्रिगेडियर थापर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 45 साल के बाद इस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि वहां पर ऐसा हिंसक संघर्ष हुआ हो दोनों देशों के सैनिकों के बीच। आपके नजरिए से अगर समझना चाहूं, क्या दिख रहा है आपको कि आगे होगा क्या? रणनीति तो ठीक है, क्योंकि अब दिल्ली में बैठकें हो गई, अब सैन्य स्तर पर इसे सुलझाने की कोशिश होगी, पर क्या कदम हो सकता है? आपने पिछली बार में आया था तो आप लोगों ने पूछा था कि 62 में और अब में क्या फर्क है हिंदुस्तान में चाइना के अगेंस्ट, और मैंने तब भी बताया था कि 62 और 2020 में बहुत फर्क है। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह बना लिया है। जहां एक बटालियन थी वहां पर अब एक डिवीजन है। हमारी फोर्सेस ट्रेंड हैं। हमने टैंक, आर्मर, आर्टिलरी सब स्टॉक कर लिया है। हमने अपनी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को डेवलप कर लिया है। सड़कें बना ली हैं। अब हम वो 62 वाली हिंदुस्तान की फौज नहीं है वहां पर चाइना के अगेंस्ट। तो इसीलिए ये हुआ है आज जो हुआ है। चाइना शायद उसी मेंटल स्टेट से चल रहा है कि हिंदुस्तान को दबाया जा सकता है, जबकि ये हालात नहीं है। हिंदुस्तान की फौज को दबाया नहीं जा सकता। हम एक बड़ी सक्षम फौज हैं और पूरे मुकाबला कर सकती हैं और चाइना का मुंह दांत खट्टे भी कर सकती हैं जरूरत पड़ने पर। ये चाइना को पता है। टेक्नोलॉजिकली शायद वो हमसे थोड़ा सा एडवांस हो, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है माउंटेन वॉरफेयर में, जो हमारे हार्डी ट्रुप्स हैं, जो हमारी जो सक्षम है, हम कब बहुत सक्षम हैं, हम इनका जवाब पत्थर से दे सकते हैं। ये उनको अब पता चल रहा है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो इसलिए कह रहा हूं ये चलेगा जब तक कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जाके रिजॉल्व होगा। रविंद्र, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है भारत को बखूबी आता है। शायद यही वजह है 1962 का नहीं, अब ये नया भारत है, ये चीन भी समझ रहा है। जब अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की तो चीन की तरफ से तुरंत साफ कर दिया गया कि हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स, जिसे हम चीन का मुखपत्र कहते हैं कहा जाता है, वो उसमें भी बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि बातचीत की टेबल पर बैठेंगे और मामला सुलझाएंगे। रविंद्र,
देखिए, जो दो बड़े स्टेट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो देखिए, दो बड़े स्टेट के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों बड़ा स्टेट कभी नहीं चाहता है कि तीसरा स्टेट जो उससे बड़ा पावर है वो उसमें इंटरफेयर करे, और यही हुआ। भारत ने भी मना किया और चीन ने भी मना किया, लेकिन अमेरिका जो मध्यस्थता बोली वो भारत और चीन के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। चीन को लगा, जरूर ये लग रहा होगा, जो स्थिति है चीन के साथ अमेरिका के रिलेशन में, उसे लगा कि अगर किसी तरह कन्फ्लिक्ट होता है तो ट्रंप प्रशासन सीधे तौर पर मोदी प्रशासन को सहायता करेगा। ये 1971 का वार नहीं है जब अमेरिका की जो 7वां बेड़ा है भारत के खिलाफ आ गया था। इस समय अगर 7वां बेड़ा होगा तो भारत के पक्ष में आएगा, ये चीन को भी पता है। तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता के बाद दोनों स्टेट ने ठुकरा दिया। दूसरी बात, चीन के साथ अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें है, चीन अपने जितने बॉर्डर है, स्टेट है, सबके साथ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जरूर उसका चल रहा है। चीन के जापान के साथ चल रहा है, एक छोटे छोटे आइलैंड है उस पर वो अपना दावा पेश करता है, रसिया भी उस पर पेश करता है, जबकि जापान कहता है कि ये मेरा आइलैंड है। फिलीपींस के साथ चल रहा है, वियतनाम के साथ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका कन्फ्लिक्ट अधिकतर स्टेट के साथ चल रहा है, अधिकतर कंट्री के साथ चल रहा है। चीन ऐसा देश है जो वैश्विक एक मंसूबा पाले हुए है कि जो अमेरिका का 70 से लेकर 2000 तक की स्थिति थी या 2010 तक की स्थिति थी, वही स्थिति वो आगे चलकर 30 साल 50 साल बनाए, आर्थिक एक महाशक्ति बनकर सामरिक शक्ति द्वारा दूसरे छोटे छोटे देशों पर अपने धाक जमाए। और यही उसने कोशिश किया, भारत के चारों तरफ उसने घेरने की कोशिश भी किया है और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी रहा। आप देखिए कि श्रीलंका में उसने लिया, वहाँ सिरिसेना जो सरकार थी वो चीन के साथ मिलकर वहाँ पर एक पूरा आइलैंड ही दे दिया उसको 99 साल के लीज पर। भारत के बहुत करीब है, वो बहुत नजदीक में, लेकिन वहां पर भारत सरकार ने राजपक्षे सरकार को समर्थन किया और चीन को धीरे धीरे वहां साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है और यही वजह है कि चीन पर दबाव डालने के लिए भारत ने क्या कहा, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, पीओके हमारा है। अगर ये पीओके पर हम दावा करते हैं या किसी तरह से उसे लेते हैं तो सीधा पूरा रास्ता कट जाएगा चीन और पाकिस्तान के बीच में। तो चीन को घेरने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन चीन के साथ जाहिर तौर पर 1962 का जो गलती हुआ है, हिंदी चीनी भाई भाई, 2020 में कोई एक भारतीय भी ये कभी नहीं कहेगा कि चीनी हिंदी भाई भाई, ये कतई नहीं कर सकता है। और यही वजह है उसके जो मनसूबा है उसको खारिज करते हैं हम लोग, पूरा भारत खारिज करता है। और सैन्य नेतृत्व को यही वजह है कि राजनीतिक नेतृत्व ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया। देखिए, हमेशा मीटिंग भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, रक्षा मंत्री नहीं कर सकते, एक मैसेज दे दिया जाता है, एक संदेश दिया जाता है, निर्देश हिदायत कि आपको क्या करना है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर लाइन रहा है आपका। जिस तरह से बालाकोट हुआ, वो एक गो हेड दे दिया गया राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, उसको सफल बनाना सैनिक नेतृत्व का काम था। आज भी वही किया गया है। जो मीटिंग हुई राजनाथ सिंह के पास और फिर जो ब्रीफ किया गया प्रधानमंत्री को, उसके बाद एक स्पष्ट निर्देश दे दिया गया सीडीएस को भी, आर्मी चीफ को, कि आपको क्या करना है चीन के साथ। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में हमको दिखाई देगा, ब्रिगेडियर साहब तो 2 महीने की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसके पहले भी आ जाए, उसके बाद भी आए, लेकिन ये भारत के पक्ष में होगा। डोकलाम की तरह ही हमारी स्थिति होगी, हम झुकेंगे नहीं, 1 इंच पीछे नहीं आएंगे। बिल्कुल, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा या उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो भारत बखूबी उसका जवाब देना भी जानता है। मेरे साथ विशाल, मेरे सहयोगी भी जुड़ गए, साथ ही मेरे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए। लेकिन विशाल, हम लगातार इस खबर पर हमने बड़ी कवरेज की और हमें लग रहा था, चूंकि लगातार दोनों ही सरकारों की तरफ से कहा जा रहा था कि हम अब सॉल्यूशन की तरफ, हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कल रात जो हुआ वो सवाल फिर से यहीं पर उठ गया है कि आखिर चीन चाहता क्या है। इस तरह की हिमाकत एक बार फिर। देखिए, चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परिचित है, भारत भी परिचित है। दुनिया के सामने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश चीन कर रहा है कि भारत के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा को, वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और चीन के सैनिकों पर हमला कर दिया। मैं इसी परसेप्शन के गेम को जरा समझना चाहूंगा रक्षा विशेषज्ञ संदीप थापर साहब से। थापर साहब, ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 15 जून को भारत के सैनिक पार करके यहां आ गए और हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया, तब यह स्थिति पैदा हुई है। यह विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। देखिए, ये क्लैरिटी, ये तो वो बोलेंगे ही, ये क्लैरिटी जब ब्रीफिंग्स आएंगी, थोड़ा और क्लियर होगा कि हुआ क्या, तब आएगा। मुझे समझ नहीं आता कि हम उनके इलाके में कैसे जा सकते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि वो एलएसी के हमारी साइड पे आके बैठे हुए हैं, और तो वो हमारा ही इलाका है जहां वो भी बैठे हैं। तो अगर ऐसा हुआ भी है कि हम अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि
किसी किस्म का नुक्स निकालना है हमारी जो बातचीत हो रही है हमारी तरफ से, जो एक वो ये प्रेशर, हमारा प्रेशर झेल नहीं पा रहे। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हिंदुस्तान इस ऑफेंसिव तरीके से रिएक्ट करेगा, और उन्हें शायद कुछ और उम्मीद थी। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं, ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये पुरानी फौज नहीं है, ये रिस्पॉन्ड काइंड में कर सकती है, और वही हमने किया है। तो शायद उसको थोड़ा सा सदमा लगा है कि ये कैसे हो गया, तो वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। लेकिन थापर साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि इतने लंबे समय से आर्मी स्तर की बातचीत हो रही है, 5 मई से ऐसे हालात बने हुए हैं, इतने लंबे समय से आर्मी के स्तर पर बातचीत हो रही है, ये चीन ने साजिशन आर्मी स्तर की बातचीत को फेल करने की बाकायदा प्लानिंग की है? क्योंकि आर्मी स्तर पर इतने लंबे समय से बातचीत और विदेश मंत्रालय का बार बार कहना कि स्थिति नियंत्रण में है, हम शांति से बात कर रहे हैं, हम इस मसले को सुलझा लेंगे, बार बार चीन ये कहता रहा, और फिर अचानक से ये कर देना, क्या आपको नहीं लगता कि आर्मी स्तर की बातचीत को फेल करने की कोशिश की गई है? देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं, क्लैरिटी नहीं आई है क्या हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रात को 2 बजे का क्लैश है। तो अगर मैं एज ए मिलिट्री कमांडर सोचूं, तो मुझे लगता है दोनों में से किसी एक पार्टी ने मौका देख के, या हिंदुस्तान की एक कंपनी ने मौका देख के कि सामने वाली फीचर ऑक्यूपाइड नहीं है, मैं इसको ऑक्यूपाई करूं, या चाइना ने कोशिश की है चालाकी से कि ये फीचर हम ऑक्यूपाई करके अपनी लाइन को थोड़ा चेंज कर लें। बातचीत तो चल ही रही है, दोनों में से किसी ने कोशिश की है, और वहां पर दूसरी पार्टी बैठी थी, तो उसमें लड़ाई झड़प हुआ है और उसमें एक कैजुअल्टी हुई है। मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो रात को 1-2 बजे झड़प होने का कोई मतलब नहीं है। बातचीत जो है, बातचीत 5-6 बजे खत्म हो जाती है, लास्ट लाइट के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद दोनों पार्टियां अपने अपने इलाके में जाके बैठ जाती हैं। रात को 1-2 बजे हुआ है, इसका मतलब जरूर है कि किसी ना किसी पार्टी ने कोशिश की है अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। अब ये डिटेल्स बाद में आएंगी, तो इस टाइम क्या एग्जैक्टली हुआ है साहब, इसकी डिटेल्स बाद में आएंगे, लेकिन आप इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझा सकते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है जो इस वक्त हुआ है। किसी कमांडिंग ऑफिसर स्तर के अधिकारी का शहीद होना आर्मी के लिए कितनी बड़ी क्षति होती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। और जब कमांडिंग ऑफिसर स्तर का कोई अधिकारी शहीद होता है, तो यूनिट में कितना गुस्सा होता है। जी हां, मैं वही थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि मुझे इसको देख के लगा कि ये पोटेंशियल है इसमें फ्लेयर अप करने का, क्योंकि कोई बटालियन ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकती कि उसका सीओ, एक सीओ इंस्टीट्यूशन होता है कमांडिंग ऑफिसर, कि उसका कमांडिंग ऑफिसर उसके सामने दुश्मन के सैनिक आके उसके कमांडिंग ऑफिसर को मार के ढेर कर दें। तो पहले जब चाइनीज कैजुअलिटी के खबर नहीं आई थी, मुझे कोई शक नहीं था कि चाइनीज की कैजुअलिटी भी हुई होंगी, क्योंकि कोई इन्फेंट्री बटालियन, कोई भी रेजिमेंट हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, जवान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी आंखों के सामने दुश्मन आके उनके सीओ को मारे। तो झड़प हुई है, दोनों की फौजों में हुई है झड़प, जैसे हमारे कैजुअलिटी हुई है, उनके भी अब आ रहा है कि उनके भी हुई है। तो फैक्ट है कि सीओ लेवल पे उनके भी कर्नल का हुआ है, हमारे भी कर्नल का हुआ है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करना इस टाइम बड़ा मुश्किल है कि रात को एक कर्नल कॉलम के साथ क्या कर रहे थे दोनों साइड के। बातचीत तो मेरे हिसाब से रात को नहीं होनी चाहिए। लेकिन थापर साहब, जो सीओ स्तर का अधिकारी जब शहीद होता है, मैं आपसे यही कह रहा हूं, उस वक्त जो गुस्सा होता है, उस वक्त जो तनाव होता है, ऐसी स्थिति में आपको लगता है आर्मी आमने सामने बैठकर अब इसे सुलझा सकती है, या फिर अब बारी है डिप्लोमेटिक लेवल पर और सरकारों के लेवल पर कि वो सुलझाएं, वो निर्देश दें कि आगे क्या नहीं? आपकी बात बहुत सही है। इसीलिए सुबह 7:30 बजे जब रात को ये इंसिडेंट हुआ होगा, खबर पीछे गई होगी सीनियर कमांडरों के पास, सुबह 7:30 बजे लेवल रेज करके, अब वेदर ब्रिगेडियर लेवल है, ब्रिगेड कमांडर लेवल है या जीओसी लेवल है, बातचीत चल रही है उसी जगह पे जो खबर आई है। इसका ये मतलब है कि दोनों साइड ने रियलाइज कर लिया कि ये दिस हैज अ पोटेंशियल ऑफ फ्लेयरिंग अप, ये बढ़ सकता है और बढ़ जाएगा तो इस पूरे सेक्टर में फैल सकता है। इसीलिए उन्होंने रातों रात हॉटलाइन पे बात करके सुबह 7:30 बैठ के अभी तक बातचीत चल रही है, आपस में बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसको वो बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कैसे, चूंकि हमें अभी
2 दिन पहले की बात करें या फिर कल तक की ही बात कर लें, रवि, ये सवाल मेरा आपसे, क्योंकि लग रहा था कि अब चीजें सही दिशा में जा रही हैं। चीन भी कहीं ना कहीं से लेकर बयान भी दे रहा था, उसके राजनयिक भी कह रहे थे कि हम बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हर मोर्चों पर भारत को कैसे परेशान किया जाए इसकी कोशिश हो रही थी। एलएसी पर देख लें या अभी हम नेपाल के जरिए भी देख लें, नेपाल के अगर ये बदले हुए सुर हैं तो वो सुर किस वजह से हैं, उसके पीछे चीन की क्या भूमिका है, ये किसी से नहीं छिपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत सरकार को चीन पर भरोसा ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि चीन विश्वासघात करने वाला है और विश्वासघात करने का उसका इतिहास है, उसका इतिहास है, धोखे का इतिहास है। तो भारत सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखती है और ये जो सरकार है मुंहतोड़ जवाब भी देती है। देखिए आपको लगभग 70 दिन के आसपास चर्चा चली थी जब इसके पहले का डोकलाम विवाद था, उसके बाद अभी भी जो बातचीत चली है लद्दाख वाले मामले में भी ऐसा लगा कि वो हमारे अंडर घुस गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद बातचीत चली, फिर पता चला 2.5 किलोमीटर की तरफ पीछे गए, फिर 1 किलोमीटर हम भी पीछे गए और बातचीत का एक रास्ता निकला। लेकिन ऐसा माना जा रहा है और देखिए डिप्लोमेटिक स्तर पे बताया नहीं जाता है चीजें, लेकिन सबको पता है कि चीन क्या है। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे जो हमारे बड़े लोग अधिकारी हैं, इस बात को जानते हुए इस चीज को बात को आगे बढ़ा रहे होंगे कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि चीन परोक्ष रूप से अभी तक हमला कर रहा था। आप जान रही है कि पाकिस्तान को के जो हमले होते हैं, पाकिस्तानी जो हमले होते हैं भारत में, उसमें भी चीन का हाथ होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जहां हम घुसने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें चीन का अपना इन्वेस्टमेंट है, उनका सीपैक कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें उसके जरिए जा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि अगर इंडिया सेंटिमेंट्स को भारत के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है, ये काम कर रहा है चीन इन दोनों ही देशों के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर रहा था कि अभी, और हमने जवाब दिया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला, पाकिस्तान को अंदर घुस के आपने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक किया, तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ठंडा किया गया। पाकिस्तान के जो का दिमाग एक तरह से जो खराब था, एक तरह से कहा जा रहा था, पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता था और 2 बड़े हमले होने के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं काबू में आया। तो उसके बाद चीन कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में चूंकि लेफ्ट की सरकार है, लेफ्ट की सरकार को प्रमोट करता है नेपाल के जरिए। नेपाल हमारा पुराना दोस्त है, रोटी बेटी का संबंध इसी राजनाथ सिंह ने कहा हमसे, और तमाम तरह के संबंध पाकिस्तान नेपाल के साथ, और नेपाल जैसे देश को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोशिश तो बांग्लादेश के जरिए भी था, सीपैक कॉरिडोर के जरिए। देखिए चाइना के पास पैसा बहुत है, चाइना चाहता है कि पैसे से सबको खरीद ले, और पैसे के जरिए वो पाकिस्तान पे भी लोन देकर पाकिस्तान को अपने कहीं न गुलाम बनाए हुए है। वो श्रीलंका को भी चाहता था कि अपने फेवर में कर ले, वो बांग्लादेश को भी चाहता है, और नेपाल को भी चाहता है। तो भारत को चारों तरफ से वो घेरना चाहता है, पैसा देकर, लोन देकर तमाम कंट्रियों को जो पड़ोसी कंट्री है। लेकिन उसके अलावा उसको ये भी समझना होगा कि आज की डेट में भारत भी कमजोर स्थिति में नहीं है, और भारत के साथ ये समझता है चीन कि भारत कमजोर स्थिति में नहीं है, तभी ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। चीन को बहुत अच्छे से पता है कि भारत कमजोर स्थिति में नहीं है और भारत का पक्ष मजबूत है। रविंद्र, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इसी चीज को। आर्मी लेवल के स्तर की बातचीत को फेल करने की कोशिश की गई है, और देखिए ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का प्रोपेगेंडा अखबार है, चीन की सरकार अपना प्रोपेगेंडा जिसके जरिए चलाती है, वो ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन के सैनिक मारे गए हैं। गलवान में जो झड़प हुई है उसमें चीन के सैनिक मारे गए हैं। रविंद्र, इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करना कि साहब हम तो विक्टिम हैं। रविंद्र, देखिए किसी भी देश की सीमा को क्रॉस कर, विशाल, अगर किसी भी देश की सीमा को क्रॉस करके आप चले आइए और उसके बाद आपके सैनिक अगर मारे जाते हैं तो आप कहिए कि विक्टिम हम हैं, ये कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये उसी तरह की बात हुई चाइना की या ग्लोबल टाइम्स की कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजे और कश्मीर में जब उसको मार दिया जाता है तो बोले कि हमारे क्रांतिकारी वहां गए थे पाकिस्तान के और भारतीय सैनिकों ने मार दिया है। ये उसी तरह की बात हुई है। जाहिर तौर पर विश्व इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। ये चीन भी अच्छी तरह जानता है, भले ही वो इस तरह के ग्लोबल की तरह बातें फैलाए, लेकिन हकीकत तो यही है कि उसने हमारे सीमा के अंदर आकर जो एक यथास्थिति बनी हुई थी, हालांकि वो भी एक यथास्थिति नहीं कहा जा सकता। 40,000 वर्ग किलोमीटर 1962 में हमारे भारत के भूमि को कब्जा किए हुए, और विशाल आप भी जानते होंगे हमारे शास्त्रों में भी कहा हुआ कि उस देश में मुर्दे निवास करते हैं जो देश का शासक या फिर जनता अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। 62 में हमने सुरक्षा नहीं किया था, लेकिन 2020 में हम कर सकते हैं, और यही करके दिखाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। जब वो हमारे सीमा के अंदर घुसे हैं, एलएसी के अंदर आए हैं, पहले बातचीत हुई, लेकिन
ठीक है रविंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार फिर से बता दें, ग्लोबल टाइम्स के संपादक की तरफ से जो दावा किया गया चीन के सैनिकों को लेकर, जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया, भारतीय सैनिकों को लेकर जो दावा किया गया, चीनी सैनिकों के मारे जाने को लेकर जो दावा किया गया, ग्लोबल टाइम्स के संपादक के द्वारा यह दावा किया गया है। शिरीन के पास चलते हैं और जरा दर्शकों को यह समझाते हैं कि वो कौन सा इलाका है जहां पर इस वक्त भारत और चीन के बीच में यह तनाव चल रहा है। जरा नक्शे के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शिरीन, आइए हम आपको इस मैप के जरिए दरअसल बताते हैं, क्योंकि ये अब तनाव बहुत हद तक बहुत आगे बढ़ गया है। भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि 3488 किलोमीटर की दूरी पर है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप देखिए अक्साई चीन इस बीच, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, इसके इस पार भारत और उस पार चीन। और ये जो पूरा एरिया है जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वो 3488 किलोमीटर का है। और इसी को लेकर आप समझिए कि ये वो हिस्सा है जिस पर चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है। एक्साई चीन भारत का हिस्सा, लेकिन अभी चीन ने इस पर कब्जा किया हुआ है। और ये वो बॉर्डर जिसमें नेपाल आता है, नेपाल को भी कैसे अपने दबाव में लेने की कोशिश लगातार चीन कर रहा है, वो भी हम आपको खबरें लगातार दिखा भी रहे हैं। सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन रह रहकर वक्त वक्त पर इस इलाके में भी तनाव बढ़ाने का काम लगातार करता रहा है। तो ये चीन का एरिया और ये भारत का, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर समय समय पर पिछले काफी समय से चीन लगातार इस एरिया में, इस इलाके में तनाव बढ़ाने का काम करता है। हमने देखा कि कैसे पिछले मई से लगातार तनाव बढ़ाने का काम, लेकिन उसके बाद जब बातचीत शुरू हुई तो चीन थोड़ा सा यहां नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसने अपने कदम पीछे खींचे थे। गलवान घाटी में जब चीनी सैनिक आगे बढ़े, ये पैंगोंग लेक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इस पर भी लगातार तनाव की स्थिति, लेकिन गलवान घाटी से हटा था पीछे। चीन के जो सैनिक वहां पर डटे हुए थे वो 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटे थे। तब लग रहा था कि एक जो भारत ने सख्ती के साथ अपना जो लहजा दिखाया था, जो अंदाज दिखाया था, जो साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि चीन को पीछे हटना ही होगा, उसका असर था दरअसल ये। और इसी गलवान घाटी में जब चीनी सैनिकों ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे, तो फिर उस बातचीत के बाद वो कदम पीछे खींचने पड़े थे। और यही लग रहा था कि अब शायद समाधान हो रहा है। जो सीमा पर तनाव बना हुआ है, बातचीत लगातार हो रही है। मई से लेकर अब तक 41 दिन से ज्यादा का वक्त भारत और चीन सीमा को लेकर जो विवाद, जो तनाव की स्थिति थी, लेकिन कल रात जो गलवान घाटी में हुआ, वो एक बार फिर ये बता रहा है कि आखिर चीन की मंशा क्या है। क्योंकि चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, ये अपनी हरकतों से चीन लगातार बता देता है, और उसने कल वही किया। वहां पर गलवान घाटी में जो कुछ हुआ विशाल, हमने देखा कि चीन जो दावे कर रहा था, जो कह रहा था कि हम बातचीत कर लेंगे, हम सारी बातें कर लेंगे और बैठकर करेंगे। बिल्कुल, इसे थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। के सिन्हा हमारे साथ है, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। के सिन्हा, 5 मई से ये तनाव की स्थिति बनी हुई है और पिछले कई दिनों से आर्मी स्तर पर बातचीत चल रही है। चीन का विदेश मंत्रालय तो बार बार ये कह रहा था कि हम शांति के जरिए, बातचीत के जरिए से सुलझाना चाहते हैं। तो फिर अचानक से ऐसी स्थिति बनने के पीछे की वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए विशाल जी, इसकी पूरी पृष्ठभूमि को आपको समझनी पड़ेगी कि क्यों हुआ है और क्यों, किस कारण से ये इस तरह की हिंसाएं हो रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं। उस एग्रीमेंट के तहत जब चाइना कोई एक्सरसाइज करता है बड़े लेवल पे, तो हमें इन्फॉर्म करता है, उसने किया, उसके बाद वो वापस चला जाता है। मगर इस बार वो बिना बताए हुए, खत्म किए हुए अपने सारे ट्रुप को मोबिलाइज किया हो गलवान वैली में। गलवान वैली में आपको पता होगा कि हम कोई स्ट्रेटेजिक गोल के ऊपर हम जा रहे हैं, मैं आपके चैनल पे नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली, बट कर रहे हैं। उसके कारण चीन का बौखलाहट है। चीन धोखे से आकर के बैठा, तो हमने फिर एक एग्रेसिव फेस ऑफ है। ये फेस ऑफ नॉर्मल नहीं है, एग्रेसिव फेस ऑफ है। वो हमें कुछ चीजों को रोकना चाहता है, जो कि हम रुकेंगे नहीं, ना रुक रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 12,000 से ज्यादा लेबर फोर्सेस लगे हैं, और ये फीडर रोड को लेकर के है। एक फीडर रोड जो स्योक से आपका डीबीओ को जाता है, डॉलर बेट ओल्डी को, और दूसरा फीडर रोड जो कि एक सब्सिडरी है, जो कि डायरेक्टली वो आपके पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 से होते हुए ये जाता है डीबीओ को, जिसको हम चाहते हैं। वहां ये झड़प हुई है, वहां ये मसला है। और ये मसला, देखिए, ये मसला यदि हमारा हिंसा होता है, हिंसा किसी चीज से हो, चाहे वो हम ये कहें कि काइनेटिक यूज नहीं हो, गोली नहीं चली, तो इसके पीछे आप छिप नहीं सकते। जितनी भी हमारी एक्ट्स हुई हैं पहले 93, 96, 205, 12 और 13,
इसके बीच में हम तो इसको बाइबल की तरह यूज करते रहे हैं, बट चाइना इसके पीछे धोखा देता रहा है। वो अपनी चीजें बनाता रहा है, हम उनको ऑब्जेक्ट करते हैं। मगर आप मिसाल ये लेकर चलिए कि पूरे जो चीना जो आपके अभी बता रही थी श्रेया कि हमारा 3,488 किलोमीटर का इलाका है। ठीक है सर, हमारे सारे सेंसिटिव एरियाज एंड डिस्प्यूटेड एरियाज है। बिल्कुल जी सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि मैं इस जगह मैं ऑपरेशन बहुत लंबे समय तक रहा हूं, ऑपरेशन करवाए हैं, फेस ऑफ करवाए हैं और देखे हैं, उसको डिस्प्यूज किया है। तो इन चीजों में हमारी बढ़त बहुत ज्यादा है चीन के बाद, और ये पूरे देश की जनता को समझनी पड़ेगी। आज जब ग्लोबल टाइम मानता है कि नहीं 5 और 10 उसके भी 5 मारे गए और 10, तो कैजुअलिटीज यदि हुई हैं तो ये नहीं कि हम मान जाएंगे। अभी भी हम बड़े एम के लिए गए हैं, इसलिए हम बातचीत का रास्ता भी अख्तियार करके अपने एम को पूरा करेंगे, पर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा, ना कि चाइनीज के टर्म्स कंडीशंस में। इसीलिए के सिन्हा साहब हम बार बार कह रहे हैं कि जब इतने लंबे समय से विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम शांति से सुलझाएंगे, आर्मी स्तर की बातचीत चल रही है, उस बीच अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यह लगता है कि आर्मी स्तर की बातचीत को फेल करने की एक कोशिश है, बाकायदा प्लानिंग है, भरोसा तोड़ने की कोशिश है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, जाहिर है। मैं तो आपको बताया ना, जितने भी अस्थाना जी भी जुड़ गए हैं। अस्थाना जी, क्या आप चीन को यह समझा पाना अभी भी मुश्किल हो रहा है क्या कि 1962 वाला भारत नहीं है, और क्या यहां पर अब ये स्थिति उसी वक्त की पैदा करने की कोशिश की जा रही है? 1962 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश चीन कर रहा है? देखिए, समझाने की मेरे विचार से जरूरत नहीं है। जब ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है कि उनकी कैजुअलिटी हुई है और हमसे कहीं ज्यादा हुई है, तो मेरे विचार से समझ में तो उनके आ गया होगा। इससे पहले भी हमारे अफसरों ने, जब बीच में ये सफल हुआ था, चाहे डोकलाम था, चाहे डोकलाम के बाद था, चाहे 1979 था, इन सब जगह, पूरे जगह पर हम लोग उनको समझा चुके हैं। इंटरनेशनल फोरम्स में भी मैं इनसे जब बातचीत करता हूँ, चीनियों से, ये सारे के सारे मानते हैं कि भारत की फौज की जो हाई ऑल्टीट्यूड में कैपेबिलिटी है और भारत की फौज जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि चीन की जो आर्मी है वो, जैसा कि अभी सिन्हा साहब बोल रहे थे, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। बीच में ये जिसे बोलना चाहिए किराए के सोल्जियर हैं, और ये किराए के सोल्जियर जो हैं, इनको जब चाबी लगती है कि भाई नहीं आप डंडा लेके जाइए और लड़ाई करिए, तो ये अनप्रोफेशनल एक्टिविटी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के दौरान एक प्रोफेशनल आर्मी ये डंडे इस्तेमाल नहीं करती है। आर्मी डंडे थोड़ी इस्तेमाल करती है। हमारी सिखलाई में डंडे नहीं है, हमारी सिखलाई में ये हाथापाई नहीं है, मारपीट नहीं है। लेकिन ये लोगों ने मारपीट शुरू की है, और मारपीट के अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चीन एक गलत फायदा उठा रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में कहा गया है कि गोली नहीं चलानी है, लेकिन गोली ना चलाने से नीचे जितने लेवल है वो सारे क्रॉस कर चुका है, और उसके कारण ये अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है कि अभी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कोई करना नहीं चाहता, दोनों ही देश नहीं चाहते कि लड़ाई हो एक तरीके से, क्योंकि दोनों ही देश की स्थिति इस हालत में नहीं है कि लड़ाई की जाए, मतलब फायदे का सौदा नहीं है लड़ाई। और इस हालत में क्योंकि इस लेवल पर ये हरकतें हो रही हैं, इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इनको संभालना भी थोड़ा सा इस समय जो है बहुत जरूरी है, और बहुत संवेदनशील तरीके से इसको कार्रवाई करनी चाहिए। अस्थाना साहब, ये जो चीन की चिड़ है, इसकी वजह क्या है? लद्दाख के उस तरफ, एलएसी के उस तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण चीन ने किया, अब भारत अगर अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, सड़क बना रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, निर्माण और विकास का काम करना, ये चीन को चिढ़ाता है क्या? यही चीन को परेशान करता है? हाँ, ये बिल्कुल उनको परेशान करता है, और इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप वक्त दें तो मैं इसको समझा देता हूं। चीन ने जो सबसे पहले बॉर्डर का, वहां पर हम लोग बोलते हैं कि जो जॉनसन लाइन है वो बॉर्डर है, इसी कारण स्पेसिन हमारा है। चीन उसको जॉनसन लाइन को नहीं मानता। 1914 में एक समझौता हुआ था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, वो चीन नहीं मानता। चीन ने हालांकि इनिशियल किए थे लेकिन रेटिफाई नहीं किया। अब क्या हुआ कि एलएसी की परिभाषा क्या है और हमारा तुम्हारा एरिया क्या है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी इस एलएसी में क्या हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में जहां पर हम थे वो उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है नॉर्मल हालत में। लेकिन 1960 में चौवन लाइन ने एक मैप भेजा था जवाहरलाल नेहरू के पास। उस मैप के मुताबिक गलवान उन्होंने दिखाया था कि ये हमारी टेरिटरी है।
अब उसके बाद 1962 में वो उनके कुछ आदमी गलवान तक आए भी थे। अब हुआ क्या कि उसके बावजूद सब्सिक्वेंटली उनके पेट्रोल्स गलवान में नहीं आते थे काफी हद तक, और गलवान एक जो हमारी कुछ म्यूचुअली एग्रीड पॉकेट थी जहां पे हम बोलते थे कि हमारा एलएसी का परसेप्शन नहीं मिलता है, उसमें गलवान शामिल नहीं था। इसका मतलब गलवान, हमने यह माना कि गलवान उनका एरिया नहीं है। अब हमने क्या करा है कि हमने रोड बनाई दरबोक, श्योक, डीबीओ, इस रोड के ऊपर हम मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। अब जब हमने ये रोड को हम ले जाने लगे गलवान की तरफ, अब चीन को ये चुभ गया है बहुत बुरी तरीके से उस लोकल लेवल पर लद्दाख में, और वो इसलिए चुभ गया है क्योंकि जब हम ये करते हैं और हमारी जो ताकत आगे बढ़ जाती है तो उनके कुछ पोस्ट हैं जो वो जिनके पीछे हम पहुंच जाते हैं, और उनका जो वेस्टर्न हाईवे है वो नजदीक पहुंच जाता है, कराकोरम हाईवे के ऊपर हम ज्यादा सशक्त हो जाते हैं। ये उनको परेशान कर रहा है। अब जाहिर है कि पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया और जब हम अब बराबरी कर रहे हैं तब उनको तकलीफ हो रही है। तो ये उनकी चिढ़ की वजह है जहां तक लोकल लेवल का सवाल है। जहां तक बड़े लेवल का सवाल है, सामरिक लेवल का सवाल है, उसके बहुत सारे कारण हैं मेरे विचार से, वो कई डिबेट हो चुकी हैं उसके ऊपर हम बाद में जा सकते हैं। लेकिन अभी की हालत में ये है कि भाई डिसीजन इसके ऊपर, और यही चीन की तकलीफ है सर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर जैसे जैसे भारत का कद बढ़ रहा है चीन को तकलीफ दरअसल उसी बात से हो रही है, और इसीलिए बातचीत की बात करने वाला चीन यहां तक पहुंच गया है कि जो पिछले 44-45 सालों में नहीं हुआ वो अब हम देख रहे हैं। कैसे तनाव बढ़ाने का काम यहां पर चीन ने किया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.